जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी में वर्णमाला को हमने दो पार्ट में देख लिया है। पहले पार्ट में हमने स्वर को समाप्त किया है और दूसरे पार्ट में हमने व्यंजन शुरू किया था। व्यंजन के परिभाषा, व्यंजन के भेद हमने देखे थे। व्यंजन के दो भेद थे, उच्चारण के स्थान पर और प्रयत्न विधि के आधार पर। तो हमने देखा था उच्चारण के स्थान पर। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे और साथ देंगे तो और अच्छा करने की हिम्मत होती है, खुशी होती है। तो अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन, और व्यंजन में जो दूसरा भेद था प्रयत्न विधि के आधार पर। क्या था दूसरा भेद? प्रयत्न विधि के आधार पर। अब इसके अंतर्गत हमें देखना है क्या कि कई सारे भेद होते हैं या कई सारे इसके अंतर्गत पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखते हैं द्वितीय व्यंजन। क्या? द्वितीय व्यंजन। सबसे पहले इसके अंतर्गत देख रहे हैं हम द्वितीय व्यंजन। अब द्वितीय व्यंजन क्या होता है हमें यह जानना है। क्या द्वितीय व्यंजन क्या होता है हमें यह जानना है। जब दो वर्ण लगातार लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या? जब दो वर्ण लगातार बोले जाएं, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन तो व्यंजन की ही बात कर रहे हैं। जैसे ये क्या है? दो व्यंजन है। कैसे? दो व्यंजन, एक ला है और दूसरा भी ला है। शुद्ध व्यंजन जब भी हम लिखते हैं उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, और कोई भी व्यंजन वर्ण हो वह क्या होता है? बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। यानी व्यंजन जो भी होगा वह स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे इस प्रकार से हो गया और इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार नहीं देगा। जैसे क्या देगा वो इस प्रकार से देगा। मान लीजिए लिख गया दिल्ली, कुत्ता। क्या? कुत्ता। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं दो ता हैं, यहां पर दो ला हैं। फिर लिखे बिल्ली। क्या? जैसे बिल्ली लिख दें तो यहां पर भी देख रहे हैं दो ला है। तो इस प्रकार से जब भी लिखा जाएगा तो वह क्या होगा? द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। ये ला मत समझिएगा, आप ता ही समझिएगा। क्या? इस प्रकार से जब भी होगा तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। तो उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। उसके बाद आता है, हम देखते हैं क्या? द्विगुण व्यंजन। क्या देखेंगे? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिसमें दो गुण विद्यमान हो। क्या? कोई व्यंजन हो उसके अंतर्गत एक और व्यंजन हो। क्या? एक और व्यंजन हो तो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा यह हमें देखना है। एक होता है ड़ा और एक होता है ढ़ा। इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो दूसरा गुण होता है वह कौन सा व्यंजन होता है? इस प्रकार से
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत रा जो बोला जाता है तो रा के गुण विद्यमान होते हैं। क्या, रा के गुण विद्यमान होते हैं। अब हम आगे देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या देखेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, और जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन को ही ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन। जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति के 3-4 नाम होते हैं। क्या होते हैं, 3-4 नाम होते हैं, और किसी व्यक्ति के 2 नाम होते हैं। जनरली सभी के 2 नाम होते हैं, बहुत ही कम लोगों को होता है जिसका 1 नाम हो। तो क्या होता है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन देख रहे हैं, और उसी को ताड़न जात व्यंजन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ताड़न जात। उत्क्षिप्त पूछ ले, ताड़न जात पूछ ले, या द्विस्पृष्ट व्यंजन। क्या, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहेगा तो भी हम उसी को कहेंगे। किसको कहेंगे, अभी हम देखते हैं। अब क्या बोला गया, द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट। अब आगे लिख देते हैं व्यंजन। क्या लिखते हैं, व्यंजन। तो द्विस्पृष्ट चाहे पूछे, चाहे ताड़न जात पूछे, या उत्क्षिप्त पूछे, तो यह सभी को 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत भी ड़ा और ढ़ा होते हैं। इन्हीं दोनों वर्ण को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं, ताड़न जात बोलते हैं, द्विस्पृष्ट बोलते हैं। और यहाँ देखा गया, यहाँ पर क्या था, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। उम्मीद है यह आपको अब समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलेंगे, लुंठित व्यंजन। ये सभी आपको 1-1 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी आप इन सबको हल्के में ना लें, यानी आसान ना समझें। कभी कभी क्या होता है, 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जब पूछते हैं तब हमें लगता है आसान, और हम बहुत ही खुशी में, यानी आसान समझ के कभी कभी गलतियां कर देते हैं, चाहे गोला काला करने में या फिर ऐसे ही टिक मार देते हैं गलत जगह पे। अब हम देखने वाले हैं क्या, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए देखा जाएगा, क्योंकि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है, मुड़ कर आती है। और लुंठित व्यंजन को हम देर तक भी बोला जा सकता है। अब लुंठित व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है यह भी देख लीजिए। ये आता है रा। क्या, जैसे हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी थोड़ी सी मुड़ जाती है। क्या, रा। और बोलते हैं तो लुंठित, यानी कंपन जैसी ध्वनि आती रहती काफ़ी देर तक। जैसे रा करें तो क्या होती है, कंपन जैसी जीभ में आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं ईसत व्यंजन। क्या बोलेंगे, ईसत व्यंजन को हम देखने वाले हैं। तो आपसे पूछेगा ईसत व्यंजन निम्नलिखित में से, यानी 4 विकल्प होंगे, तो निम्न में से या निम्नलिखित में से करके पूछेगा। इसमें ईसत व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन क्या कौन सा है, इस प्रकार से पूछेगा। और 4 विकल्प रहेंगे, चारों में से आपको जो जिस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, आपको उसी प्रकार से टिक करना होता है। तो अब हमें देखना है ईशत व्यंजन। क्या देखेंगे, ईशत व्यंजन। अब ईशत व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह हमें देखना है। तो ईशत व्यंजन के अंतर्गत एक आता है या और दूसरा आता है वा। क्या आता है, दूसरा आता है वा। तो ईशत व्यंजन के अंतर्गत या और वा वर्ण आ जाते हैं। अब आता है पार्श्विक व्यंजन। क्या, पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्व
पार्श्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अगल बगल। क्या होता है? अगल बगल होता है। तो पार्श्विक व्यंजन यानी ऐसे वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से प्राणवायु निकलती है, सांस निकलती है, हवा निकलती है, वह अगल बगल से निकलती है। यानी जब हम ला का उच्चारण, इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? इसके अंतर्गत ला आता है। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ला ला ऐसे करते हैं तो अगल बगल से हवा निकलती है। क्या? जो सांस निकलती है, हवा निकलती है, वो अगल बगल से होती है। तो इसीलिए ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि अनुनासिक व्यंजन। क्या देखेंगे? अनुनासिक व्यंजन। हालांकि जब हम वर्गीय व्यंजन पढ़े थे तो हमने वहीं पर बताया था अनुनासिक व्यंजन क्या होता है। जो वर्गीय व्यंजन के लास्ट होते हैं यानी 5वें वर्ण होते हैं उसे ही हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक यानी नासिक लिखा हुआ है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी सांस जो होते हैं नाक से ज़्यादा निकलती है, यानी नाक से होता है, तो क्या होता है? उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो अनुनासिक के अंतर्गत क्या होता है? ण क्या होता है? ये 5 वर्ण आते हैं अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत। अब हम देखते हैं क्या संघर्षी व्यंजन। क्या? उस व्यंजन जब मैंने पढ़ाया था, जब बताया था, तो उसी जगह पे संघर्षी व्यंजन भी बता दिया था। तो यहां पर भी लिख लेते हैं क्या कि संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन क्यों होता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं थोड़ा सा जो वायु होती है वो रगड़ कर आती है, संघर्ष होता है इसमें ज़्यादा। तो क्या होता है? इसके अंतर्गत तीनों सा होते हैं और हा आता है। क्या आता है? तीनों सा और हा वर्ण आता है। तो ये हमने कुछ देखे हैं। अभी और देखते हैं इसके आगे। बस आप सभी विश्वास बना के चलिएगा, मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। अब हम देखते हैं क्या काकल्य व्यंजन। क्या देखेंगे? काकल्य व्यंजन। अब काकल्य व्यंजन क्या होता है? काकल्य व्यंजन के अंतर्गत एक ही वर्ण आता है और वह होता है हा। क्या होता है? उसे हम हा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से पूछेगा कि निम्न में से या निम्नलिखित में से काकल्य व्यंजन है या काकल्य वर्ण कौन सा है? तो आपको जहां पर जिस विकल्प में हा वर्ण दिया होगा उसी का चयन करना है। अब आता है क्या वर्त्य व्यंजन। क्या? वर्त्य व्यंजन। वर्त्य व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आएगा? वर्त्य व्यंजन के अंतर्गत हमारा जैसे फा, जा, वा इस प्रकार से आते हैं। ये क्या होता है? जैसे फा लिखे, इसके नीचे यहाँ नुक्ता लगा दिए। क्या लगा दिए? नुक्ता लगा दिए, बिंदी लगा दिए। जैसे ऐसे उच्चारण करेंगे तो फा, लेकिन जब नुक्ता लगे रहेगा तो उसे बोलेंगे फा। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसे जब उच्चारण होता है तो जा होता है, लेकिन जब नुक्ता लगा होता है तो बोलते हैं जा, क्या जा। तो इसी प्रकार से होता है। और एक होता है वाह, क्या होता है, ये वाह होता है, क्या होता है, वाह होता है। और एक और लिख लीजिएगा न, क्या न होता है। तो ये हमारे वर्ज्य व्यंजन होते हैं। आपसे ज़्यादातर ये पूछेगा फा, ज और वाह, क्या पूछेगा, फा, ज और वाह को पूछेगा। क्या पूछेगा, इन निम्न में से वर्ज्य व्यंजन है या वर्ज्य व्यंजन नहीं है, इस प्रकार से पूछ लेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम चलते हैं यहीं तक पढ़ने के बाद, या एक और है दव्योष्ठ, क्या दव्योष्ठ, यानी पा फा बा भा, पा फा बा भा, माँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माँ का जो उच्चारण होता है वह नाक से भी होता है, तो वह अनुनासिक व्यंजन भी होता है। तो दूसरा क्या था, यानी इसी का अगला दव्योष्ठ। दव्योष्ठ, दव्योष्ठ यानी ओठों के द्वारा होगा, क्या होगा, ओष्ठ वर्ण होते हैं ओठों के द्वारा, और दव्योष्ठ यानी दांतों का भी हल्का सा प्रयोग हो सकता है। जैसे पाफा बाभा बोलते हैं तो ओठों का प्रयोग होता है, लेकिन हमारी जीभ जो होती है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा क्या होगा, वह दांतों से भी टच करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पा फा बा और भा, क्या पाफा बाभा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष और घोष की तरफ। और बस इतना ही देखने के बाद हमारा क्या होगा, वर्णमाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अल्प और महा, और प्राण दोनों में कॉमन है, प्राण दोनों में है। तो प्राण मतलब क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो वायु निकलती है, वायु आती है जाती है, यानी अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, उसी को बोलते हैं। अल्प मतलब क्या होगा, कम होगा, अल्प मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और महा मतलब क्या हो जाएगा, जो अर्थ होता है, महा का अर्थ होगा ज़्यादा, अल्प का अर्थ होगा कम। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम मात्रा में सांस निकलेगी तो उसे अल्प प्राण वायु कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। और जिसमें ज़्यादा वायु निकलेगी तो उसे महाप्राण कह देंगे, क्या कह देंगे, महाप्राण कह देंगे। अब हमें देखना है कि इनके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे और महाप्राण के अंतर्गत कौन से आएंगे। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आप देखिए आ, ला और पा, क्या आ, ला, पा, ये तीन वर्ण हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत जो वर्गीय व्यंजन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वर्गीय व्यंजन को हमने पढ़ा है। तो वर्गीय व्यंजन का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा। क्या, वर्गीय व्यंजन का से लेकर मां तक वर्गीय व्यंजन होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी तीन वर्ण हो गए। देखा जाए तो 5 होते हैं काका काका गंगा, तो क्या हुआ, 3, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा। अब यहाँ देखें महा, तो माँ और हा होता है, 2 होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कौन कौन से, दूसरा और चौथा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरा और चौथा आ जाएगा। और क्या आएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आ जाएंगे। और सभी स्वर के साथ साथ अल्प प्राण में ही अंतस्थ व्यंजन आएगा। क्या आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। और यहाँ पर महाप्राण में
ऊष्म व्यंजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई भी तो आप क्लास में बने रहिए, बस अब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या होता है? का। तीसरा क्या होता है? गा और गा। ये अभी हम अल्प प्राण के अंतर्गत देख रहे हैं। कौन कौन से वर्ण देखेंगे? पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये क्या हो गया? अल्प प्राण। इसमें क्या करेंगे? दूसरा। दूसरा क्या बचा? खा और घा। यहां पर क्या बचा? यहां पर छा और झा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ठा और ढा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? था हो जाएगा और धा हो जाएगा। फिर यहाँ पे फा और भा हो जाएगा। अब इसमें क्या था? अल्प प्राण में और क्या था? यहाँ पर था सभी स्वर। आपको ध्यान देना है हमेशा कि अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सभी स्वर। और क्या था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या था? या, रा, ला और वा। क्या था? या, रा, ला, वा। यहाँ पर क्या था? ऊष्म व्यंजन था। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत क्या था? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा और हा था। क्या था? तीनों सा और हा था। तो उम्मीद है अब आपको अल्प प्राण और महाप्राण पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आघोष और घोष है। क्या? घोष और आघोष को हमें पढ़ना है। तो ठीक ट्रिक आपको जो भी बताया जा रहा है, जैसे अल्प प्राण याद करने के लिए, महाप्राण याद करने के लिए, इन सबको आपको पता रहेगा तो आपको याद ज़्यादा नहीं, वर्णों को याद नहीं करना पड़ेगा। अब क्या बचा? महाप्राण नहीं, सॉरी, अल्प प्राण महाप्राण देख लिया। अब हम पढ़ेंगे आघोष और घोष को। क्या पढ़ेंगे? आघोष और घोष को। आघोष और घोष। हमने क्या देखा था अभी पीछे? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प में 3 अक्षर थे तो 3 था, 1 3 5। महा में 2 था तो 2 था। अब यहाँ पे ठीक इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? आघोष में आप 3 देख रहे हैं और घोष में 2 देख रहे हैं। क्या? आघोष में 3 वर्ण है, घोष में 2 वर्ण है। तो ठीक उल्टा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 है तो 3 ना आके कौन से आएंगे? 2 ही वर्ण आएंगे। कौन कौन से? पहला और दूसरा। यहाँ पे पहला और दूसरा आ जाएगा। और घोष में कितने हैं? 2 वर्ण हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ण आएंगे वह आएगा 3। कितने आएंगे? 3। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्गीय व्यंजन का। अब आगे देखना है क्या कि घोष के अंतर्गत ही सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? वहाँ अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर थे। यहाँ पर क्या है? घोष के अंतर्गत सभी स्वर आएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहीं पर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। जब अंतस्थ घोष में हो जाएगा तो ऊष्म क्या हो जाएगा? अघोष में हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वह अभी आपको पता चल जाएगा। का, खा, इधर तीसरा चौथा लिखेंगे गा, घा और गा। फिर यहाँ लिखते हैं चा, छा, जा, झा और या। फिर आता है टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर ता, था,
दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो आपने देखा वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा आघोष के अंतर्गत और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसमें, घोष के अंतर्गत आ रहा है। और इसमें क्या आ जाएगा, इसी के अंतर्गत सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। फिर मैंने बताया इसी के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है आप जानते हैं, या, रा, ला और वा। लेकिन क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन का हा भी आता है। क्या आता है, ऊष्म व्यंजन का हा भी यहाँ चला आता है उठ के। अब जो ऊष्म व्यंजन का बचा हुआ है, तीनों सा यहाँ पर हो जाएगा। क्या, तीनों सा यहाँ पर हो जाएगा आघोष के अंतर्गत। तो उम्मीद है अब आपको पूर्ण रूप से वर्णमाला चैप्टर समझ में आ गया होगा, या फिर जिसे आता रहा होगा उसका रिवीजन हो गया होगा। हालांकि साथ तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास मैं करता रहूँगा। बाकी आप सब जैसा चाहेंगे, अगर देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, या जैसे भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप के ऊपर है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बाकी आप सभी का जितना अधिक साथ मिलेगा उतना ही खुशी होती है, उत्साह होती है। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।